ओम नमस्ते। आज हम यूनिट 8 प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है थेरेप्यूटिक योगा, जिसमें अलग-अलग सिस्टम से संबंधित डिजीज दी हुई है, बीमारियां आपकी, और उन बीमारियों को योगिक प्रैक्टिसेस के द्वारा कैसे-कैसे ठीक किया जा सकता है या कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो उनको ठीक कर सकती है, वो सब चर्चा इसी यूनिट के अंतर्गत आपकी दी गई है। जिसमें अधिकांश जो प्रश्न हैं आपके बीमारियों का स्वरूप आ जाता है आपका कि ये लक्षण किस बीमारी में दिखाई देते हैं, उस बीमारी के जो कॉजेज हैं, कारण हैं, उन कारणों के संदर्भ में आ जाता है प्रश्न, या फिर यौगिक उपचार, बीमारियों का यौगिक उपचार किस किस क्रिया से किया जा सकता है। कुछ बीमारियों के संदर्भ में यौगिक उपचार के प्रश्न यूनिट 10 के अंतर्गत भी मैंने डाले हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल योगा है आपका। और कुछ प्रश्न जो कि थेरेपेटिक योगा में दी गई डिजीज से मैच होते हैं, वे मैंने इस यूनिट के अंतर्गत डाले हैं। तो दोनों यूनिट को जब आप पढ़ लेंगे तभी आपका सही से अभ्यास होगा कि कैसे कैसे हम डिजीज बेस्ड जो यौगिक प्रैक्टिसेस के क्वेश्चन हैं उनको ठीक कर सकते हैं। जनवरी 2017 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई बीपी आप कह सकते हैं, हाइपरटेंशन। यदि किसी व्यक्ति को हाई बीपी है तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, जोखिमी कारक है, मतलब किन किन चीजों से उसको हाई बीपी बढ़ सकता है, बीपी। और जैसे मोटापा बिल्कुल है, मोटापा होने से हाइपरटेंशन होता है। एंजाइटी या स्ट्रेस, इसके कारण से भी बीपी बढ़ जाता है। टहलना अच्छा है, टहलने से, घूमने से, मतलब दौड़ना नहीं कह रहा हूँ, टहलना मतलब सिंपल चलना रिलैक्स होके, उससे बीपी आपका नॉर्मल होता है, बढ़ता नहीं है। धूम्रपान करना, स्मोकिंग करने से भी बीपी आपका बढ़ सकता है, रिस्क फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साइनोसाइटिस वायु विवरण शोथ के प्रबंधन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। जब हम कोई यौगिक अभ्यास देखते हैं किसी बीमारी में, तो आपको क्या ध्यान देना होता है कि वो बीमारी शरीर के किस हिस्से से रिलेटेड है। जैसे साइनोसाइटिस है आपका, ये साइनस से रिलेटेड है। वो साइनस हमें पता है आपका, आंखों के आसपास आपके 4 पेरानेजल साइनस होते हैं। तो अब हमें यौगिक क्रियाओं को देखना है कि कौन सी यौगिक क्रिया शरीर के किस हिस्से पे प्रभाव डालती है। तभी आप मैचिंग कर पाओगे कि कौन सी यौगिक क्रिया उस रोग को ठीक कर पाएगी। जैसे नैतिक क्रिया है, ये अवश्य रूप से प्रभाव डालेगी क्योंकि ये उस साइनस की कैविटी पर प्रभाव डालती है। और कपालभाति अगर हम देखते हैं तो कपालभाति करने से भी जो शुद्धिकरण है आपका कपाल का वो होता है, क्योंकि इसमें देखें ना, कपाल कपाल बोलते हैं मस्तक प्रदेश को, और भाति मतलब चमक आना। इससे शुद्धिकरण होता है शरीर का, और शुद्धि होने से साइनस के अंदर जो भी आपके मोर्बिड मैटर्स हैं उनको निकलने में सहयोग मिलेगा, तो ये भी आपका सही रहेगा। और अर्ध चक्रासन, और चौथा दिया आपका मयूरासन। अर्ध चक्रासन में भी आप देखें विशेष प्रभाव आपका कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी, चेस्ट के पास का जो एरिया, वहां पे प्रभाव पड़ता है। गर्दन पे भी प्रभाव पड़ता है, और आपका सिर पे भी प्रभाव पड़ता है। और हमें पता है कि जो साइनस है ये सिर में ही होता है आपका, माथे के आसपास। तो अर्ध चक्रासन भी लाभ करेगा। मयूरासन का जो विशेष प्रभाव है आपका, वो पेट पे है। हमने पढ़ा है हठ प्रदीपिका में, आगे क्वेश्चन भी आएंगे जब हम यूनिट 5 के क्वेश्चंस करेंगे, कि जो मयूरासन है अग्नि प्रदीप्त करता है, पेट की स्टिमुलेशन करता है, आपके पेट में जो भी ऑर्गन्स हैं उनको। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कई चीज के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, उसमें मुख्यतः 4 चीजें आती है। एक तो ओबेसिटी आती है, ओबेसिटी मोटापा। मोटापा भी आपके पेट के आसपास ही होता है। इसको एप्पल और पियर शेप बॉडी भी कहा जाता है। पेट एक तो एप्पल की शेप में हो जाता है या नाशपाती की शेप में हो जाता है, ओबेसिटी हो गया। और आपका एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है, दो शब्दों को समझ लीजिए, एक एलडीएल एक एचडीएल। एनाटॉमी में मैंने समझाया होगा। इसमें लिपोप्रोटीन होता है,
लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब है कि लिपिड है और लिपिड के ऊपर प्रोटीन की लेयर है। लिपिड है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, उसकी प्लग फॉर्मेशन हो सकती है ब्लड में जाके। यदि उस पर प्रोटीन की कवरिंग हो जाए तो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा और वो प्लग फॉर्मेशन या का नहीं जमाएगा, जिससे हार्ट संबंधी जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें नहीं होगी। तो यदि कोलेस्ट्रोल में लिपोप्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो वो अच्छा माना जाता है। उसको बोलते हैं एचडीएल, मतलब गुड कोलेस्ट्रोल। गुड कोलेस्ट्रोल का है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो एलडीएल है, मतलब जो लिपोप्रोटीन की मात्रा है उसकी डेंसिटी कम है और बाकी जो अदर कोलेस्ट्रोल है आपका उसकी मात्रा ज्यादा है। इसको बैड कोलेस्ट्रोल कहा जाता है। इससे हार्ट की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है या थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है। तो उदरीय मोटापा, मोटापा, बढ़ा हुआ रक्तचाप, ये भी होता है आपका। जो बीपी होता है आपका, बीपी इसमें बढ़ा हुआ रहता है। और एक शुगर भी बढ़ा रहता है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये डायबिटीज, डायबिटीज आपकी बढ़ी रहती है। चार हो गई, तो डायबिटीज हो गया, एक बीपी हो गया, एक ओबेसिटी हो गया, एक आपका एचडीएल। तो एचडीएल यहाँ पे अल्प लिखा है, कम। अगर एचडीएल ज्यादा होता तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा माना जाएगा। एचडीएल कम है, इसका सीधा सा अभिप्राय कि एलडीएल ज्यादा है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा अगर डालते तो वे शुगर डाल सकते थे या डायबिटीज डाल सकते, डायबिटीज मेलिटस। तो मोटापा, बढ़ा हुआ रक्तचाप और अल्प एचडीएल, ये बेस्ट आपका ऑप्शन बनता है। तो फर्स्ट सही हो जाएगा। यदि रख देखो, एब्डोमिनल ओबेसिटी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और लो एचडीएल, ये फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन से योगाभ्यास अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी। हमें पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मेन ऑर्गन होता है आपका, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक में कई प्रकार के सेल होते हैं। एक टाइप होता है सेल का जो कि पेराइटल सेल है, जो HCl का सिक्रीशन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यदि HCl का सिक्रीशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी। वो एसिडिक होता है और हाइपर हो जाना मतलब अधिक हो जाना। तो यदि किसी को किसी भी कारण से, वो गलत खाने पीने से ज्यादातर होता है, यदि हम मसालेदार वस्तुएं खा रहे हैं, मिर्च वाली वस्तुएं खा रहे हैं, तो हाइपर एसिडिटी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि HCl स्टिमुलेट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति हाइपर एसिडिटी का है, उन मरीजों के लिए क्या लाभदायक है। हमें पता है कि स्टमक है, अपर एब्डोमेन का पार्ट है। अपर एब्डोमेन को प्रभावित करने वाली यौगिक क्रिया आपको देखनी, कौन कौन सी यौगिक क्रिया है जो अपर एब्डोमेन को प्रभावित करेगी। धोती विशेष रूप से लाभ करेगा। वस्त्र धोती जब हम करते हैं, वास धोती जिसको कहा जाता है, तो धोती आपके स्टमक को प्रभावित करती है। ईसोफेगस से होता हुआ वो वस्त्र आपके स्टमक में जाता है और स्टमक में जो भी एसिड है या आव है, उसको वो सोख लेता है और उसको फिर हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुत इफेक्टिव होती है, खासकर वास धोती, वस्त्र धोती। और दूसरा इसमें अच्छा जो रहेगा आपका, कपालभाति है। कपालभाति नुकसान करेगा, क्योंकि कपालभाति में हम पेट को पीछे की तरफ पुश करते हैं। उससे आपका अपर जो एब्डोमेन है, स्टमक है, वो स्टिमुलेट होगा। उसके स्टिमुलेट से HCl का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और हमें तो कम करना है, तो ये हानिकारक है। पश्चिमोत्तानासन है आपका, ये लोअर एब्डोमेन पे विशेष प्रभाव डालता है, अग्नि प्रदीप्त करता है, पेट पतला करता है। तो ये भी अगर स्टिमुलेट करेगा आपके अपर एब्डोमेन को, उसको यदि उद्दीपित करता है, तो ये भी HCl का सिक्रेशन बढ़ा सकता है। और बाकी अपर एब्डोमेन पे इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। नाड़ी शोधन अच्छा है। नाड़ी शोधन, हमें पता है कि जो भी हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम हमारे किस सिस्टम को प्रभावित करता है, ANS को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो नाड़ी शोधन भी एक प्रकार का प्राणायाम ही आप मान लीजिए। तो उस प्राणायाम से हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो सही से काम करेगा। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, उसमें दो आपके कंट्रोल चलते हैं, एक हार्मोनल कंट्रोल है, एक आपका न्यूरल कंट्रोल है। और दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन दोनों को कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यदि वो प्रॉपर वर्क करेगा तो HCl का सिक्रेशन भी नॉर्मल ही होगा, अधिक जो हो रहा था वो नहीं होगा। ये दो आपकी इफेक्टिव है, एक धोती, एक नाड़ी शोधन। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आर, मस्कुलोस्केलेटल ये एक कॉम्बिनेशन है मसल्स का
और हड्डियों का, स्केलेटन का। वो उन दोनों से रिलेटेड जो बीमारी है उसको पूछा इन्होंने, कौन कौन सी बीमारी है आपकी। तो स्पोंडियोलोसिस, स्पोंडियोलोसिस आपका स्पाइन से संबंधित है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो स्पाइनल जो डिस्क होती है, या स्पाइन की जो हड्डियां हैं, वर्टिब्रे हैं या जॉइंट्स हैं, वे उनमें वियर एंड टियर हो जाता है। धीरे धीरे करके उनमें कमजोरी आ जाती है, रिसाव, और उससे आपकी जो स्पाइन की पोजीशन है वो प्रभावित होती है। इसको स्पोंडियोलोसिस कहा जाता है। ये सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर कई प्रकार का आपका होता है। तो नॉर्मल लिखा है इन्होंने। तो फर्स्ट है आपका मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड। ऑर्थराइटिस हमें पता है ज्वाइंट से संबंधित है, ये भी आपकी हड्डियों से ही है। हड्डियों के जॉइंट में जब आपकी दिक्कत होने लगती है उसको ऑर्थराइटिस कहा जाता है। पेन हो गया, मुख्यतः ऑर्थराइटिस जो माना जाता है आपका पेन। और वे कई प्रकार के ऑर्थराइटिस होते हैं, हमने क्लास में पढ़ा था। इसको गठिया भी आप कह सकते हो। तो ये भी हो गया। एपिलेप्सी और पार्किंसन डिजीज दोनों नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। एपिलेप्सी तो आपको पता है मिर्गी को कहा जाता है, जिसमें बीच बीच में स्ट्रोक आते हैं आपके, दौरे जिसको हिंदी भाषा में हम कहते हैं। पार्किंसन डिजीज है आपकी, ये डोपामिन से संबंधित है। जो जो डोपामिन है, अब जो उसका जब धीरे धीरे करके स्राव कम हो जाता है तब आपको पार्किंसन डिजीज की संभावना बढ़ती है। और इसका प्रभाव पड़ता है शरीर के संतुलन पे, शरीर की मूवमेंट पे, मसल्स की मूवमेंट पे। वे ठीक से वर्क नहीं करती, ये पार्किंसन है। तो दोनों की दोनों आपकी ब्रेन संबंधित है। यहाँ पे तो मस्कुलोस्केलेटल पूछा था, तो फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुसंधान साक्ष्यों के अनुसार दुश्चिंता, एंजाइटी के प्रबंधन के लिए या मैनेजमेंट के लिए किन योगाभ्यासों की सलाह दी जाती है। एंजाइटी या स्ट्रेस, चिंता, आप सामान्य भाषा में चिंता को इन्होंने दुश्चिंता, मतलब गलत रूप में चिंतन चलना, जो हम चाहते हैं कंट्रोल करना लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यदि उसको मैनेज करना हो तो कौन कौन से योगाभ्यास है जो इफेक्टिव होंगे। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा माना जाता है, आप यूज भी कर सकते हैं। जब भी आपको माइंड में टेंशन हो, सिर भारी हो, तो आप 10 12 15 बार भ्रामरी प्राणायाम करें, तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। जो स्ट्रेस है, चिंता है, वो आपकी कम हो जाएगी। ये मन को शांत करने के लिए होता है। भुजंगासन, ये माना तो है इन्होंने कि प्रभाव डालता है, लेकिन मैं इसको कोई रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। भुजंगासन का जो विशेष प्रभाव आपका वो लंबर पे होता है। जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है या स्पाइन की प्रॉब्लम है लंबर वाले में, तो उनको भुजंगासन की सलाह दी जाती है। इन्होंने इसको दुश्चिंता में भी स्वीकार किया है। फिर आता आपका शवासन। शवासन विशेष रूप से प्रभाव डालता ही है, क्योंकि शवासन भी हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम और शवासन दोनों रिलैक्सिंग पोस्चर है, हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करते हैं, हमारे शरीर को रिलैक्स करते हैं। तो स्ट्रेस एंजाइटी में बहुत अच्छे प्रभावशाली माने जाते हैं दोनों के दोनों। भुजंगासन इन्होंने स्वीकार किया है, तो आप अलग से नोट कर लेना। मैं कोई हेतु नहीं दे पाऊंगा इसका कि किस आधार पे है, मेरी इतनी जानकारी नहीं है। और चौथा पश्चिमोत्तानासन, ये पेट पे प्रभाव डालता है। तो यहाँ तो मैं रिलेट कर सकता था, पेट अगर ठीक काम करेगा तो मन भी ठीक होगा, क्योंकि बहुत सारे रोग पेट संबंधी माने जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने पश्चिमोत्तानासन स्वीकार ना करके पहले तीन ही स्वीकार किए हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। कथन कारण संबंधित दिए हैं। मंडूकासन शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी ज्वाइंट। यदि घुटनों में अगर आपको दिक्कत है तो मंडूकासन निषिद्ध किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि मंडूकासन में हम जैसे वज्रासन में पैरों को मोड़ते हैं उसी तरह से मोड़ लेते हैं, तो घुटनों पे बहुत जोर पड़ेगा। और खासकर जिसको ओस्टियोआर्थराइटिस है उसके लिए निषिद्ध है, नहीं तो पेन उसका बढ़ सकता है। उसकी रीजनिंग भी कि आसनास इन्वॉल्विंग एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ नी, ऐसे आसन जिसमें घुटनों में ज्यादा मोड़ हो रहा है, कैन बी डिफिकल्ट। एक तो वो मुड़ेंगे नहीं, बहुत कठिन होगा, मोड़ते वक्त भी दर्द होगा। एंड पेनफुल ऑन द जॉइंट्स एंड एग्रीवेट द नी प्रॉब्लम्स। और उससे क्या होगा, आपके घुटने में जो दिक्कत है वो धीरे धीरे बढ़ जाए। बिल्कुल सही बताया दोनों पंक्तियां। और ये क्यों निषिद्ध है उसकी सही से व्याख्या भी है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। आगे कथन कारण का दिया है, मत्स्येंद्रासन इज द बेस्ट योगा प्रैक्टिस फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। बिल्कुल सही है, कई बार आपका आएगा। मत्स्येंद्रासन लिख सकते हैं या अर्ध मत्स्येंद्रासन लिखते हैं, दोनों का समान प्रभाव है।
कि डायबिटीज मेलिटस के लिए ये विशेष योगासन माना जाता है। बिल्कुल सही है। और क्यों माना जाता है उसकी रीजनिंग खुद ही कर रहे हैं। मत्स्येंद्रासन कंप्रेस द एब्डोमेन एंड ट्विस्ट द स्पाइन। एब्डोमेन में भी, क्योंकि हमें पता है कि डायबिटीज किससे रिलेटेड है, इंसुलिन से। इंसुलिन यदि कम सिक्रीट होता है या सिक्रीट हो भी गया तो प्रॉपर वर्क नहीं करता, तब डायबिटीज की संभावना होती है। और इंसुलिन किस ऑर्गन से संबंधित, हमारा पेनक्रियाज से। यदि पेनक्रियाज का हम सही से स्टिमुलेशन करें तो इंसुलिन सही सिक्रीट होगा। इंसुलिन सिक्रीट यही सही होगा तो डायबिटीज की संभावना आपकी कम होती जाएगी। तो पेनक्रियाज में क्या होता है, आपके लेफ्ट की तरफ होता है, जो रिब्स है, रिब्स के नीचे की तरफ। तो जब हम स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं तो वहां पर जो आपका पेनक्रियाज वाला एरिया है पेट में, वहां पर एक दबाव पड़ता है। उसके दबाव पड़ने, उसी के लिए कह रहे हैं कि कंप्रेस द एब्डोमेन। एब्डोमेन प्रेस होगा, कंप्रेस होगा, हम स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। उससे क्या होगा, स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का जो कार्य है वो उद्दीपित होगा और उससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। आधुनिक विज्ञान मानता है कि डायबिटीज को पूरी तरह क्योर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रहेगा आजीवन भर, पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। दोनों पंक्तियां सही है और सही व्याख्या भी है। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ओम शम।